नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या फील्ड से एक नए टॉपिक को लिया है, जो कि क्या है, गॉस लॉ। तो हम लोग इस टॉपिक पर समझेंगे कि गॉस लॉ क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या फील्ड के लिए गॉस लॉ को किस तरीके से यूज किया जाता है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि गॉस लॉ के डेरिवेशन को, जिसमें कि गॉस लॉ के थ्योरम को हम लोग यहाँ पर आगे किस प्रकार से वेरीफाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर एक बार चेक करें, जहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, जो कि आप लोगों के यूनिवर्सिटी लेवल और कंपटीशन लेवल एग्जाम पे काम आ सकते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका, तो आप लोग सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को जो भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि क्या है, गॉस लॉ। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले गॉस लॉ के स्टेटमेंट को लिखेंगे, जो कि इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो हम लोग इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं, उसका वैल्यू उसी सरफेस के द्वारा इनक्लोज्ड या घेरे हुए चार्ज के इक्वल होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे गॉस लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म को लिखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, साइन, जो कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किसको शो करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। और यह जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो गॉस लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चार्ज क्यू के इक्वल होगा। और यह चार्ज क्यू क्या होगा, उसी सरफेस के द्वारा उसको इनक्लोज्ड किया जाएगा, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर क्यू लेटर से शो किया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने गॉस लॉ पे समझा कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, उसका वैल्यू उस सरफेस के द्वारा इनक्लोज्ड किए हुए चार्ज के इक्वल होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे गॉस लॉ के डेरिवेशन को प्रूफ करेंगे, जिसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज क्यू लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज क्यू लिया है, और इस पॉइंट चार्ज क्यू के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस ऑफ फोर्स होंगे, उसका शेप कैसे होगा, स्फीयर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे स्फीयर। और हम लोगों को इस पॉइंट चार्ज क्यू के कारण स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे इस पॉइंट चार्ज क्यू के कारण स्मॉल आर डिस्टेंस पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को कौन से लेटर से शो किया जाता है, डी लेटर से। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे डी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स अपॉन एरिया। तो यहां पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि इस पॉइंट चार्ज क्यू के कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन अमाउंट का फ्लक्स क्या है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहां पर हम लोग फ्लक्स के जगह क्या लिख लेंगे, साइन। और स्फीयर के एरिया को, या स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख पाएंगे इस स्मॉल रेडियस आर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पर आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को वेक्टर के फॉर्म पे लिखना चाहें, या रेडियस आर के डायरेक्शन पे वेक्टर के फॉर्म पे लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, वेक्टर डी इज इक्वल टू साइन अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। और इसके साथ हम लोगों को यूनिट वेक्टर ए आर का मल्टीप्लाई करना होगा। और जब हम लोग इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्मूले को पॉइंट चार्ज क्यू के लिए लिखेंगे, तो इस साइन को हम लोगों को किससे रिप्लेस करना होगा, पॉइंट चार्ज क्यू। तो यहां पर अब हम लोग लिख पाएंगे वेक्टर डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई
आर स्क्वायर और इसके साथ हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर ए आर। अब हम लोग यहाँ पर आगे गॉस लॉ के स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्मूले का यूज करके, जिसपे हम लोगों को फ्लक्स के वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, उसके रिलेशनशिप को लिखेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग कितना लिख पाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स साइन इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर डी डॉट डी एस। और यह जो वेक्टर डी है वो किसको शो करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को, और डी एस किसको शो करता है, स्फीयर के डिफरेंशियल सरफेस को। अब हम लोगों को यहाँ पर आगे इस रिलेशनशिप पे वेक्टर डी के जगह क्या पुट करना होगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए आर, और डिफरेंशियल सरफेस डी एस के जगह हम लोगों को क्या पुट करना होगा, तो लिखेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई यूनिट वेक्टर ए आर। और अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि यह जो डिफरेंशियल सरफेस का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर कैसे लिखा है, तो आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे जाकर डिफरेंशियल लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम के वीडियो को पूरा देखें, जहां पर मैंने अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अलग अलग डिफरेंशियल लेंथ, एरिया और वॉल्यूम को अलग से समझाया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर फ्लक्स साई के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर डी और डिफरेंशियल सरफेस के वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग पहले लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर डी डॉट डी एस। अब हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो डिफरेंशियल सरफेस या सरफेस कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन यूज करना होगा। तो हम लोग इस डिफरेंशियल सरफेस के फॉर्मूले पे देखेंगे कि हम लोगों को डी थीटा और डी फाई के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करना है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे थीटा और फाई का लिमिट ना दिया हो, तो हम लोगों को थीटा का लिमिट कहां से कहां तक लेना होता है, 0 से लेके पाई तक, और फाई का लिमिट कहां से कहां तक लेना होता है, 0 से लेके 2 पाई तक। और अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि थीटा और फाई के लिमिट को किस प्रकार से लिया जाता है, तो आप लोग मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के प्लेलिस्ट से जाकर मैंने डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वहां पर मैंने बताया हुआ है कि थीटा और फाई का लिमिट किस प्रकार से लिया जाता है, तो आप लोग उस वीडियो का हेल्प ले सकते हैं थीटा और फाई के लिमिट को समझने के लिए। अब हम लोग यहाँ पर आगे डी और डी एस के वैल्यू को पुट करेंगे। तो डी के जगह हम लोगों को कितना लिखना होगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोगों को लेना होगा यूनिट वेक्टर ए आर, और हम लोग यहाँ पर डी एस के वैल्यू को पुट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई यूनिट वेक्टर ए आर। अब हम लोग यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। तो यूनिट वेक्टर ए आर और यूनिट वेक्टर ए आर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसल। और हम लोगों को क्यू अपॉन 4 पाई कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से क्या लेना होगा, बाहर। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा क्यू अपॉन 4 पाई, और हम लोगों को साइन थीटा डी थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करना होगा, जिसपे हम लोग लिमिट लेंगे थीटा के 0 से लेके पाई तक। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन थीटा डी थीटा, और हम लोगों को डी फाई का इंटीग्रेशन करना होगा, जहां पर हम लोग फाई के लिमिट को कहां से कहां तक लेंगे, 0 से लेके 2 पाई तक। अब हम लोग यहां पर आगे इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले हम लोग क्यू अपॉन किसको लिखेंगे, 4 पाई को, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा के रिस्पेक्ट पे, तो लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, और हम लोगों को यहां पर लिमिट लेना होगा 0 से लेके पाई तक। और डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई, जहां पर हम लोगों को लिमिट लेना होगा 0 से लेके कितना, 2 पाई। अब हम लोग यहाँ पर आगे लिमिट को पुट करेंगे। तो पहले हम लोगों को क्या लिखना होगा, क्यू अपॉन 4 पाई। अब हम लोग यहाँ पर आगे थीटा के जगह पहले पाई को पुट करेंगे। तो जब थीटा के जगह पाई को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है,
-1 और यहाँ पर हम लोगों ने पहले से ही माइनस साइन लिया है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1। और जब हम लोग यहाँ पर आगे cos थीटा पे थीटा के जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। और यहाँ पर हम लोगों को लोअर लिमिट पुट करने के लिए माइनस साइन लेना होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर हम लोगों को कितना मिलेगा, 1। और जब हम लोग फाई के जगह पुट करेंगे पहले अपर लिमिट को तो कितना हो जाएगा, 2π। फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे जो कि कितना है, 0। अब हम लोग यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो q/4π को वैसा का वैसा ही लिखना होगा। और ये 1 और 1 ऐड होके कितना हो जाएगा, 2। और ये 2π से 0 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 2π। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 × 2 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 4π। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, 4π कैंसल। तो यहाँ पर हम लोगों को फ्लक्स साइन इज इक्वल टू कितना मिलेगा, Q, जो कि गॉस लॉ के स्टेटमेंट को क्या करता है, वेरीफाई। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है और गॉस लॉ के स्टेटमेंट को किस प्रकार से वेरीफाई किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।